Hello students, welcome to Resolution Study Point. Today we are going to start application of spin-spin coupling to structure determination. This is our 7th lecture of NMR spectroscopy. Earlier we have studied the basic principle of NMR spectroscopy and chemical shift. Also we have studied factors affecting chemical shift and spin-spin splitting and coupling constant. Now we are going to discuss what are the applications of spin-spin coupling to structure determination. So without delay, let's start the topic. स्पिन कपलिंग हमने देखा था कि जब जिस भी न्यूक्लियाई को हम स्टडी करते हैं उस न्यूक्लियाई के इन्वायरमेंट में, उसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा न्यूक्लियाई आ जाता है तो वो फर्स्ट वाले न्यूक्लियस की स्पिन को स्प्लिट कर देता है. उसको हमने बोला था स्पिन स्प्लिटिंग. और जो डिफरेंट फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ protons attached to the metal ion are in general very highly shielded and the resonance often occur between 10 to 20 ppm on high field side of the water peak, and water peak lies about 5 ppm to the low field side of the TMS. देखो भाई, जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रोटॉन एनएमआर की बात करेंगे तो हमेशा प्रोटॉन एनएमआर के अंदर पीक को हम वाटर पीक के साथ के रिलेटिव में स्टडी करते हैं. मीन्स जो हमारा न्यूक्लियाई है जिसको हमें स्टडी करना है उसकी पीक वाटर पीक से अप फील्ड है या लो फील्ड, ये हमें स्टडी करना होता है. और वाटर पीक ऑलवेज लाई करती है जो टीएमएस की पीक होती है उसके 5 ppm पर लाई करती है लो फील्ड साइड में. जैसे कि देखो, ये आपके पास टीएमएस की पीक है. किसकी पीक है? टीएमएस की. तो इससे लो फील्ड आपको वाटर की पीक मिलती है जो कि 5 ppm पर होती है. और अब जो हमें प्रोटॉन, कोई भी प्रोटॉन जो किसी भी मेटल से अटैच है उसकी पीक हमेशा वाटर साइड से 10-20 अपफील्ड साइड में आपको मिलेगी. 10 से 20 ppm हाई फील्ड पर आपको मिलती है वाटर, अगर वाटर की पीक की हम बात करते हैं उसके कंपैरिजन में. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटॉन मेटल से अटैच होता है वो हाईली शिल्डेड क्यों होता है. देखो, हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं. केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में हमने पढ़ा था डायमैग्नेटिक कपलिंग, डायमैग्नेटिक शिल्डिंग, पैरामैग्नेटिक शिल्डिंग, नेबर शिल्डिंग एटसेट्रा. तो हम बात करते हैं लोकल डायमैग्नेटिक शिल्डिंग की. तो देखिए ध्यान से, मेटल कोई भी हो, मेटल का नेचर ऑलवेज होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का. अब हमें तो स्टडी करना है कि जो भी न्यूक्लियाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो उसके पास इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितना फील कर पाता है. अब अगर प्रोटॉन के साथ मेटल अटैच है तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन को देगी, जिसकी वजह से प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी एक्सेस में. अब प्रोटॉन पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उससे क्या होगा, उससे जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. अब अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो क्या हो जाएगा, कम. क्योंकि इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अप्लाइड फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड. अब इंड्यूस्ड की वैल्यू ज्यादा है तो वो अप्लाइड में से माइनस होगा और इफेक्टिव की वैल्यू क्या बचेगी, कम. और इफेक्टिव की वैल्यू कम है इसलिए वो शिल्ड हो जाएगा. जब एच इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो न्यूक्लियाई क्या होता है, डीशिल्डिंग. ओके, तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी प्रोटॉन जो मेटल से अटैच होता है उसकी ऑलवेज शिल्डिंग होती है. शिल्डिंग क्यों होती है, क्योंकि मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से प्रोटॉन हमेशा क्या होगा, शिल्डिंग. और ये किस रीजन से होती है, लोकल डायमैग्नेटिक शिल्डिंग की वजह से. एग्जाम्पल देखते हैं हम. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स हमने रोडियम का लिया है और प्रोटॉन का.
जब हम गिवन कॉम्प्लेक्स का 1H NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें 1H NMR के अंदर एक डबलेट मिलता है। कैसी पीक मिलती है? डबलेट। 2 लाइंस मिलेंगी आपको, डबलेट मिलेंगी, और जो डबलेट मिलेगा वो 15.6 ppm पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? 15.6 ppm पे। 15.6 ppm हाई फील्ड साइड ऑफ द वाटर, क्योंकि जो रोहोडियम है, रोहोडियम के लिए स्पिन होती है 1/2, और प्रोटॉन जो है, इसके नेचर में कौन है? रोहोडियम। तो ये प्रोटॉन की जो स्पिन है वो स्प्लिट हो जाएगी रोहोडियम की स्पिन की वजह से। और स्पिन स्प्लिट कैसे होती है? हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2Ni+1 से। तो न्यूक्लियाई अपना एक ही है, स्पिन अपनी हाफ है, +1। तो यहाँ पर हमें 2 लाइंस मिलेंगी इस कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि रोहोडियम की स्पिन क्या है? 1/2। जब हमें NMR स्पेक्ट्रा मिला इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पेक्ट्रा में हमें एक डबलेट मिला। इस डबलेट ने ये इंडिकेट किया कि इस कॉम्प्लेक्स में रोहोडियम और प्रोटॉन की बॉन्डिंग है। तो रोहोडियम और प्रोटॉन की बॉन्डिंग को हमने एक्सप्लेन कर दिया NMR स्पेक्ट्रा में जो डबलेट मिला था उससे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एक तो है H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जब हम फॉस्फोरस एसिड की बात करते हैं तो फॉस्फोरस एसिड का जब हम P31 NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें डबलेट मिलता है। क्या मिलता है? डबलेट, क्योंकि फॉस्फोरस की स्पिन भी क्या होती है? 1/2। तो स्पेक्ट्रा हमें डबलेट मिलेगा, 2 लाइन्स हमें मिलेंगी। जब स्पेक्ट्रा के अंदर हमें डबलेट मिलता है तो वो डबलेट इंडिकेट करता है कि फॉस्फोरस के एडजेसेंट पोजीशन पे केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि ऑक्सीजन NMR इनएक्टिव होता है। अब जब प्रोटॉन NMR एक्टिव होगा तभी तो फॉस्फोरस की स्पिन स्प्लिट होगी 2 में। तो इसलिए ये कहता है, ये वाला NMR स्पेक्ट्रा जिसमें हमें डबलेट मिलता है, उससे हमें पता चलेगा कि फॉस्फोरस के से डायरेक्टली अटैच्ड प्रोटॉन केवल एक ही है। इससे हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी फॉस्फोरस एसिड की, कि हाइड्रोजन और फॉस्फोरस में डायरेक्ट बॉन्डिंग सिर्फ एक में है। अब आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये 2 प्रोटॉन भी तो हैं, बट इनकी हमें पीक नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रेंज कपलिंग हो जाएगी। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना। एक्चुअली बॉन्ड क्या है? फॉस्फोरस का ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से है। तो लॉन्ग रेंज कपलिंग होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी अच्छे से कपलिंग नहीं हो पाएगी, और जो हाइड्रोजन OH से अटैच है ये पीक नहीं देंगे। तो केवल और केवल आपको एक पीक मिलती है जो कि डबलेट में ब्रेक हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन की वजह से होता है। तो हमें यहाँ से पता चला कि फॉस्फोरस एसिड में एक ही प्रोटॉन फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच होता है। अगेन P31 की स्पिन भी 1/2 होती है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड का H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO2। जब हमने H3PO2 का P31 NMR स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो हमें यहाँ पर एक ट्रिपलेट मिला। सिग्नल क्या था? एक ही सिग्नल था, सिग्नल एक था लेकिन ट्रिपलेट मिला। ट्रिपलेट कैसे हुई? 3 लाइंस में ब्रेक हो गया जो आपका एक सिग्नल था, वो इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट। जब हमें ट्रिपलेट मिला P31 NMR स्पेक्ट्रा में हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए, तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिला कि फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड प्रोटॉन 2 हैं, जिसके बेस पे हमने कहा कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर में बी दिस वन। तो हाइपोफॉस्फोरस की स्ट्रक्चर और फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से भी बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने जो फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड था उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया फ्लोरीन से, और फिर हमने अब लिया इसका F19 NMR। जब हमने फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड
फॉस्फोरस एसिड का F19 NMR स्पेक्ट्रा लिया तो यहाँ पर भी अगेन हमें एक डबलेट मिलेगा, एक सिग्नल जिसमें 2 लाइंस होंगी तो क्या हो जाएगा, डबलेट। जो डबलेट हमें मिलेगा वो इंडिकेट करेगा कि FPO-OH ट्वाइस की स्ट्रक्चर ये वाली होगी। ओके, अगेन जो डाईफ्लोरो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इसका भी हम F19 NMR स्पेक्ट्रा लेंगे, यहाँ पर भी हमें एक ट्रिपलेट मिलेगा। ट्रिपलेट मीन्स 3 लाइंस यहाँ पर मिलेंगी जो इंडिकेट करेगा कि फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड टू फ्लोरीन है। अगेन फ्लोरीन की भी स्पिन क्या होती है, 1/2, फॉस्फोरस की स्पिन भी क्या होती है, 1/2। ये दोनों की क्या है, स्पिन है। अब दोनों के दोनों न्यूक्लियाई NMR एक्टिव हैं, तो अगर हम F19 NMR में स्टडी करेंगे तो हमें डबलेट मिलेगा फॉस्फोरस के लिए और ट्रिपलेट मिलेगा हाइपोफॉस्फोरस के लिए। अगेन हम इसका P31 भी ले सकते हैं और इसका भी P31 ले सकते हैं। P31 लेंगे तो अगेन ट्रिपलेट मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, डबलेट। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किसकी है, P4S3। फॉस्फोरस की सल्फर के साथ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, P4S3। P4S3। अब देखिए P4S3 के अंदर फॉस्फोरस तो NMR एक्टिव है बट सल्फर NMR इनएक्टिव है, क्योंकि सल्फर की स्पिन क्या होती है, सल्फर के लिए स्पिन होती है 0। अब स्पिन 0 है तो वो NMR क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो यहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा वो केवल किसका मिलेगा, फॉस्फोरस का। तो जब हमने P4S3 का P31 NMR स्पेक्ट्रा लिया तो यहाँ पर हमें 2 पीक्स मिलेंगी, 2 सिग्नल्स हमें मिलेंगे जो जिनकी इंटेंसिटी का रेशो रहेगा 3:1। 3:1। P31 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में P4S3 के लिए हमें 2 पीक मिलेंगी जो इंटेंसिटी रेशो 3:1 में रहेंगी। जो मोर इंटेंस पीक होगी वो आपको डबलेट देगी और जो लेस इंटेंस पीक होगी वो आपको क्वाड्रुप्लेट देगी। मीन्स मोर इंटेंस के लिए आपको 2 लाइन मिल जाएंगी और लेस इंटेंस के लिए आपको 4 लाइंस मिलेंगी। 2 लाइंस कैसे मिलेंगी, अगेन दोनों की इंटेंसिटी सेम दिखा दो। 4 के लिए आपको जो 2 आउटर लाइन है उनके लिए इंटेंसिटी इक्वल दिखाओ और इनर के लिए इंटेंसिटी इक्वल। तो यहाँ पर ये आपको 4 लाइंस मिलेंगी और यहाँ पर आपको केवल और केवल 2 लाइंस मिलेंगी। इस बेस पे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की P4S3 की, जो कि स्ट्रक्चर ये वाली होगी। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वाले तीनों के तीनों फॉस्फोरस हैं, ये तीनों फॉस्फोरस आइडेंटिकल हैं, लेकिन ये फॉस्फोरस इन तीनों फॉस्फोरस से क्या है, डिफरेंट नेचर का। अब डिफरेंट नेचर का है तो इसके लिए सिग्नल आपको डिफरेंट मिलेगा और इसके लिए सिग्नल आपको डिफरेंट मिलेगा। तो अब आपको ये भी पता है कि जो आपका फास्फोरस है इसके लिए स्पिन 1/2 है, तो अगर हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो क्या हो जाएगी, 2Ni+1 फॉर्मूला है। देखो ये एक ही फॉस्फोरस है, इक्विवेलेंट 1, I इसकी 1/2 + 1 कितनी वैल्यू आ गई, 2। तो यहाँ पर ये हमें डबलेट देगा। ऐसे ये 3 जो फॉस्फोरस है तीनों की तीनों इक्विवेलेंट है, इनके लिए हम मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो यहाँ से हमें क्वाड्रुप्लेट मिलेगा जो कि लेस इंटेंसिटी की पीक होगी। ओके, अगेन सल्फर के लिए स्पिन की मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 0 आएगी, कोई स्पिन नहीं है तो NMR ये क्या रहेगा, इनएक्टिव। तो P4S3 की स्ट्रक्चर भी हमने NMR के बेस पे बनाई है, जो कि स्ट्रक्चर ये वाली है और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट भी है। यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट के फॉस्फोरस हैं, दोनों डिफरेंट पीक यहाँ पर देंगे। 1 से आपको डबलेट मिलेगी और 3 से आपको क्वाड्रेट मिलेगा, इसको हम क्वाड्रुप्लेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है BRF5। BRF5, जब BRF5 का हमने F19 NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया तो अगेन BRF5 के अंदर भी आपको 2 पीक्स मिलती हैं जो कि इंटेंसिटी रेशो 4:1 में रहेंगी। यहाँ पर ये इंटेंसिटी रेशो 4:1 का मतलब है कि 4 फ्लोरीन तो एक जैसे हैं और 1 फ्लोरीन डिफरेंट नेचर का है।
तो इंटेंसिटी रेशो 4:1 का मतलब क्या है कि 4 फ्लोरीन आपके आइडेंटिकल है, एक वाला आपका डिफरेंट है। और जो सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की जो पीक होगी वो आपको डबलेट मिलेगी, लो इंटेंसिटी की जो पीक होगी वो आपको क्विंटेट मिलेगी। क्विंटेट मीन्स 5 लाइन। क्विंटेट का क्या मतलब होता है? 5 लाइन्स। कैसे बनाओगे 5 लाइन्स को? ऐसे बना लेंगे 5 लाइन्स को, ये हो गया अपना 5 लाइन्स। डबलेट अगेन आपको बनानी आती है, दोनों की इंटेंसिटी सेम दिखा दो, 2 लाइन्स दिखा देंगे। तो यहाँ पर जब आप बात करते हो BRF5 के सिग्नल की, तो यहाँ पर आपको एक तो डबलेट मिलेगा, साथ में एक आपको क्विंटेट मिलेगा। इस तरह का सिग्नल आपको यहाँ पे मिलेगा। जो NMR का सिग्नल आया है इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो BRF5 है इसकी स्ट्रक्चर टेट्रागोनल पिरामिडल होती है। हम यहाँ पर इसको 3D स्ट्रक्चर में दिखा नहीं सकते हैं पेपर पे, इसलिए मैंने इसको बनाया है स्क्वायर पिरामिडल। आप इसको टेट्रागोनल पिरामिडल से समझेंगे, 3D स्ट्रक्चर से आप इसको देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर से बताऊँ तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस जो कि स्क्वायर की साइड्स पे हैं 1 2 3 4, ये चारों के चारों फ्लोरीन एक जैसे हैं, सबका नेचर एक जैसा है। और जो 5th वाला फ्लोरीन है इसका नेचर कैसा है? डिफरेंट। अब एक फ्लोरीन से आपको मिलेगा डबलेट, और इन 4 जो कि एक जैसे फ्लोरीन है इनसे मिलेगा आपको क्विंटेट। तो इनके बेस पे हमने कहा कि BRF5 के लिए स्ट्रक्चर टेट्रागोनल पिरामिडल होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक तो है टाइटेनियम। टाइटेनियम के 2 फ्लोराइड हमने लिया है, एक है TiF6, दूसरा है TiF4। दोनों का हमने इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया। दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब है दोनों की सेम क्वांटिटी ले लो और उनका एक सॉल्यूशन बना लो इथेनॉल के अंदर। फिर हम उसका F19 NMR स्टडी करते हैं। तो जब हमने इसका F19 NMR स्टडी किया तो यहाँ पर अगेन आपको 2 पिक्स मिलेंगी और दोनों पिक्स की रेशो इंटेंसिटी रहेगी 4:1। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसके लिए ही हम NMR को स्टडी करेंगे। टाइटेनियम के लिए स्पिन क्या होगी? 0, और टाइटेनियम की अगर स्पिन 0 है तो ये NMR क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। जो 2 पीक यहाँ पर मिलेंगी जिनका इंटेंसिटी रेशो 4:1 होगा, इसमें से जो लो इंटेंसिटी की पीक होगी वो आपको क्विंटुप्लेट देगा, मीन्स 5 लाइन आपको यहाँ पर मिलेंगी। और जो मोर इंटेंस पीक होगी उसके लिए आपको क्या मिलेगा? डबलेट। और डबलेट मीन्स 2 लाइन्स। डबलेट मीन्स 2 लाइन। ओके, तो हमने TiF6 2 नेगेटिव और TiF4 का इक्विमोलर सॉल्यूशन लेकर चला, जिनके लिए हमने NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया। NMR स्पेक्ट्रा कौन सा? F19 NMR स्पेक्ट्रा। यहाँ से हमें 2 पिक्स मिलती हैं, दोनों का इंटेंसिटी रेशो 4:1 रहता है। 4 एक टाइप के फ्लोरीन रहेंगे और एक डिफरेंट टाइप का फ्लोरीन रहेगा। अगेन यहाँ पर जो लो इंटेंसिटी की पीक होगी उसके लिए आपको क्विंटुप्लेट मिलेगा जो कि 5 लाइन्स में ब्रेक हो जाएगा, और हाई इंटेंसिटी पीक के लिए आपको डबलेट मिलेगा जो कि 2 लाइन्स में ब्रेक होगा। ऐसे ही हम 2 और केस लेकर चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लेकर चलते हैं अमोनिया का। अमोनिया क्या होता है? NH3। लेकिन आपको पता है कि नाइट्रोजन के 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, एक नाइट्रोजन 14 और दूसरा होता है नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 14 की अगर हम बात करते हैं कि अमोनिया जिसमें हमने नाइट्रोजन 14 आइसोटोप लिया है उसके लिए आपको 3 ब्रॉड सिग्नल्स मिलेंगे। कितने सिग्नल्स मिलेंगे? 3। और 3 के 3 कैसे होंगे? ब्रॉड सिग्नल्स। क्यों ब्रॉड सिग्नल क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको पता है कि आपने यहाँ पर आइसोमर कौन सा लिया है? N14, और N14 की स्पिन क्या होती है? 1, और जिसकी स्पिन 1 या 1 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो होते हैं क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई। क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होने की वजह से जो 1H प्रोटॉन NMR है वो ब्रेक हो जाएगा और उसको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रॉड सिग्नल मिलेगा। लेकिन जब हम N15 लेकर चलते हैं आइसोटोप, नाइट्रोजन का 15 आइसोमर लेकर चलते हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपको बिल्कुल एक शार्प डबलेट मिलेगा। शार्प डबलेट मिलेगा। क्यों डबलेट क्यों मिलेगा भाई? नाइट्रोजन 15 के लिए डबलेट मिलेगा क्योंकि I की वैल्यू क्या है? 1/2।
और अगर जब आप इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। सो N15 NH3 के लिए आपको क्या मिल जाएगा 2 लाइन्स का एक डबलेट मिलेगा और N14 H3 के लिए आपको क्या मिलेगा ब्रॉड सिग्नल मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है CF3 CF2 SF5 CF3 CF2 SF5। तो यहाँ पर अगर हम F19 NMR स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो F19 NMR स्पेक्ट्रा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो CF3 के लिए तो आपको मिल जाएंगे 4 लाइन वाला क्वाड्रेट, SF5 वाला भी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो CF2 वाले हैं ये दोनों के दोनों फ्लोरीन दो डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। एक तो CF3 में प्रेजेंट है, दूसरा इसके एडजेसेंट साइड पे कौन है SF5। इसकी वजह से जो CF2 के जो 2 फ्लोरीन हैं ये दोनों डिफरेंट सिग्नल्स यहाँ पर आपको देंगे, जो कि होगा एक तो 4 लाइन वाला क्वार्टेट और सेकेंड आपका होगा 3 लाइन्स वाला ट्रिपलेट। तो यहाँ पर जो CF2 है इसके लिए आपको मिलेगा एक तो क्वार्टेट और एक होगा ट्रिपलेट। क्वार्टेट कहाँ से मिलेगा इन 3 फ्लोरीन की वजह से, और ट्रिपलेट कहाँ से मिलेगा SF5 के 2 ट्रांस फ्लोरीन की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH2CF2 का। इथीन का मॉलिक्यूल है। अगर इस इथीन के मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों के दोनों फ्लोरीन और दोनों के दोनों प्रोटॉन्स डिफरेंट नेचर के हैं। दोनों प्रोटॉन्स और दोनों फ्लोरीन डिफरेंट नेचर के हैं, बट केमिकल शिफ्ट दोनों की क्या होगी सेम। डिफरेंट नेचर की क्यों है, क्योंकि एक के अंदर होगा सिस कपलिंग कांस्टेंट और दूसरे में क्या होगा ट्रांस कपलिंग कांस्टेंट। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इस वाले की, तो ये इसके लिए तो सिस है बट इसके लिए क्या है ट्रांस। ऐसे इसकी बात करते हैं तो इस प्रोटॉन के लिए तो सिस है बट इस प्रोटॉन के लिए क्या है ट्रांस। तो यहाँ पर आप जब देखोगे अगर आप F19 NMR ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर दोनों फ्लोरीन के लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, डिफरेंट सिग्नल आपको मिलेगा। और जब आप बात करोगे प्रोटॉन NMR की तो दोनों ही प्रोटॉन के लिए आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रा मिलेगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम स्पिन कपलिंग और कपलिंग कांस्टेंट से कैसे जो स्ट्रक्चर है उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है।